नमस्कार। आज की चर्चा एक ऐसी खबर से शुरू करते हैं जो थोड़ी चौंकाने वाली है। एक एनिमे जो लगभग 2 साल पहले खत्म हो गया, अटैक ऑन टाइटन, उसने 2025 में एक अभूतपूर्व सम्मान हासिल किया है। हाँ, ये काफी दिलचस्प खबर है। हमारे पास इस पर बात करने के लिए कुछ अच्छे स्रोत भी हैं, जैसे YouTube ट्रांसक्रिप्ट्स है, अवार्ड समारोह और निर्देशक के इंटरव्यू वाले, फिर BBC न्यूज़ का रचयिता हाजिमे सायामा, उनके साथ एक इंटरव्यू है, और इसके वैश्विक असर पर कुछ विश्लेषण भी हैं। बढ़िया। तो आज इन्हीं स्रोतों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अटैक ऑन टाइटन को ये पहला ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड क्यों मिला और इसका असली मतलब क्या है दुनिया के लिए। बिल्कुल, चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य खबर है, मई 2025 के क्रंचरूल एनीमे अवार्ड्स में अटैक ऑन टाइटन को पहली बार दिया गया ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड मिला। खास बात यह है, जैसा मैंने कहा, कि सीरीज तो 2023 में ही पूरी हो चुकी थी। बिल्कुल, और ये अवार्ड अपने आप में मतलब काफी अनोखा है। अवार्ड सेरेमनी के जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसे सिर्फ एक हिट सीरीज नहीं माना गया है, बल्कि एक ऐसी कृति जिसने इंडस्ट्री को बदला, 6 महाद्वीपों पर फैंस को जोड़ा और लगभग हर प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड तोड़े। अच्छा। हाँ, और इसका असर सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रहा, बल्कि कला, संगीत, दूसरे क्षेत्रों तक भी फैला। एक तरह से सांस्कृतिक घटना बन गया ये। फाइनल सीजन के निर्देशक यूएसीरो हायाशी, उनका इंटरव्यू भी काफी कुछ कहता है ना। हाँ बिल्कुल। उन्होंने इसे जापानी एनिमेशन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रतीक बताया, और उन्होंने शुरुआती निर्देशक अराकी उनके काम को भी सराहा। ये भी कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके निर्देशन वाले अंतिम हिस्से को दुनिया भर में पहचान मिली। सही बात है। और एक दिलचस्प बात हयाशी ने और बताई कि प्रोडक्शन उम्मीद से ज्यादा लंबा चला, मतलब करीब 3-4 साल लग गए। इससे टीम और मजबूत हुई, ऐसा उनका कहना था। अच्छा। और उन्होंने ये भी खुलासा किया, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, कि एओटी से पहले वो ज्यादातर जापानी दर्शकों के लिए ही एनिमे बनाते थे, ऐसा सोचते थे। लेकिन इस सीरीज ने उनका नजरिया बदला। उन्हें एहसास हुआ कि एनिमेशन की अपील तो ग्लोबल है। ये तो निर्देशक की बात हुई, लेकिन जिसने ये पूरी दुनिया रची, हाजिमे इसायामा, हाँ। उनका क्या कहना है? बीबीसी इंटरव्यू में कुछ थोड़ी हैरान करने वाली बातें भी हैं, जैसे प्रेरणा एक कंप्यूटर गेम से आई। हाँ, ये उन्होंने बताया कि एक गेम था जिसमें एलियंस का हमला होता है, उससे उनको ये आइडिया आया, और शायद बचपन में वो फार्म पे रहे थे, तो वहाँ के अनुभव ने भी भूमिका निभाई। जैसे जीवन चक्र देखना, कि कैसे जीव एक दूसरे को खाते हैं पोषण के लिए। लेकिन ये शुरुआत तो काफी साधारण लगती है। हाँ बिल्कुल, पर ये एक जटिल कहानी बन गई, और शुरुआत में तो दिक्कतें भी थीं। कई पब्लिशर्स ने कहानी तो पसंद की, पर उनकी ड्राइंग स्किल्स पर सवाल उठाए। सिर्फ कोडांशा ने ही भरोसा दिखाया। और क्या उन्हें अंदाजा था कि ये जापान के बाहर इतनी बड़ी हिट होगी? उन्हें खुद भी पूरी उम्मीद तो नहीं थी, पर उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि कहानी के जो मूल तत्व हैं, जैसे वो दीवारें, बाहर दानव, अंदर समाज का विभाजन, ये सब यूनिवर्सल थीम है। शायद यही वजह है कि ये दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकी, है ना? हाँ, सही बात है। तो चलिए इस ग्लोबल इम्पैक्ट को थोड़ा और समझते हैं। स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ व्यूअरशिप के आंकड़े नहीं है, इसका एक बड़ा असर पश्चिमी देशों में एनिमेशन को देखने के नजरिए पर पड़ा है। बिल्कुल सही कहा। इसने एनिमेशन को सिर्फ बच्चों के कार्टून वाली छवि से बाहर निकाला और एक गंभीर, परिपक्व कहानी कहने वाले माध्यम के तौर पर स्थापित किया। और ये एकेडमिक जगत तक भी पहुंचा। अच्छा। हाँ, हार्वर्ड और टोक्यो यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर इसे समाजशास्त्र और मीडिया स्टडीज के कोर्सेज में शामिल किया गया। ये दिखाता है कि एनिमेशन अब एकेडमिक चर्चा का भी विषय बन सकता है। ये बड़ी बात है। और इसके असर के उदाहरण भी काफी दिलचस्प हैं, जैसे जर्मनी में फांसीवाद से तुलना होना, अमेरिका में युद्ध की नैतिकता पर बहस छिड़ना, या ब्राजील में विद्रोह के प्रतीक के तौर पर इसके भित्ति चित्र बनना। ये सब सिर्फ मनोरंजन से कहीं आगे की बात है। बिल्कुल। और इसने इंडस्ट्री पर भी असर डाला है। साइमलकास्टिंग यानी जापान प्रसारण के साथ ही दुनिया भर में रिलीज, इसका चलन बढ़ा। हाँ, ये तो है। गेमिंग में कॉल ऑफ ड्यूटी और फोर्टनाइट जैसे बड़े नामों के साथ कोलैबोरेशंस हुए, और कहानी कहने के तरीके में भी नैतिक रूप से जटिल किरदारों को मुख्य धारा में लाने में इसने अहम भूमिका निभाई। फैंस की प्रतिक्रिया भी देखिए, जैसे रेडिट पर जो चर्चाएं होती हैं, कई लोग इसे दशक का सबसे प्रभावशाली एनिमे मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये अवार्ड सिर्फ एक सीरीज की सफलता का जश्न नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उसके स्थायी सांस्कृतिक प्रभाव का सम्मान है। कैसे इसने बातचीत शुरू की, विचारों को चुनौती दी, और खत्म होने के सालों बाद भी दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है।
तो अटैक ऑन टाइटन को ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड मिला न सिर्फ इसलिए कि ये मनोरंजक था, बल्कि इसलिए कि इसने दुनिया भर में लोगों को सोचने पर मजबूर किया, बहस छेड़ी और एनिमेशन की वैश्विक समझ को गहराई दी। ये वाकई इस बात का सबूत है कि एक शक्तिशाली कहानी सरहदों और भाषाओं को पार कर सकती है और समय के साथ भी प्रासंगिक बनी रह सकती है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, अटैक ऑन टाइटन की दुनिया या उसके किरदारों का कौन सा पहलू कहानी खत्म होने के इतने साल बाद भी आज के वैश्विक माहौल में सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है? इस पर जरूर सोचिएगा।